नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन 1 जुलाई यानी कि आज से लागू हो गई है। अनलॉक 2 में कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में भी सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सब कुछ खुलने वाला नहीं है। अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि कमजोर व्यक्तियों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अनलॉक 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं या फिर आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। वहीं इसके साथ ही राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना अनलॉक 2.0 के तहत जारी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है। गाइडलाइन में सभी शॉपिंग मॉल बंद रखने के आदेश पर गृह विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स पहले की तरह यथावत खुले रहेंगे, इन पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसी तरह राजस्थान में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार भी खुले रहेंगे, लेकिन कई प्रदेशों में फिलहाल बार बंद रहेंगे। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। शेखर, आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। आज जानना चाहेंगे आपसे और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि आखिरकार क्या कुछ जो नई गाइडलाइन यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी की गई है, क्या कुछ रियायत फिलहाल इसमें दी गई है। देखिए, अनलॉक 2 आज से शुरू हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार ने कई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जब कल देश के संबोधित कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी तल्खी भी दिखी थी। वो नाराज हुए थे कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके अपील की थी कि लोग जो हैं 2 गज की दूरी बनाए रखें और साथ ही जो मास्क है उसका प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आज जब गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 2 की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसमें बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो राज्य सरकारों को पहले से ज्यादा किए गए हैं अनलॉक 1 की अपेक्षा। इसमें इस तरीके की भी चीजें देखने में आई हैं कि जैसे कई राज्य ऐसे थे जहां पर शॉपिंग मॉल और उसके अलावा मार्केट वगैरह खोलने के लिए उन्होंने जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उससे इतर जाकर के कुछ अपने संशोधित नियम कायदे बनाए थे। उसमें से राजस्थान भी एक है। उन चीजों को सरकार ने किस तरीके से उसको चैनलाइज करना है उसकी अनुमति दी है कि राज्य सरकारें अपने स्तर से डिसीजन ले सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरी तरीके से योगी सरकार ने कहा है कि जो केंद्र की गाइडलाइंस हैं उसी के अनुरूप यहाँ पर पालन किया जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा इफ एंड बट नहीं लगाया जाएगा। अब जैसे यहाँ रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहता है, पूरे देश में ये व्यवस्था है, तो वो उत्तर प्रदेश में भी जारी रहेगी। इसी तरीके से शॉपिंग मॉल्स अभी तक बंद चल रहे थे, वो शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। जो दुकानें स्टैंड अलोन है उनको खोलने की अनुमति दी गई थी। डिवाइडर जिन सड़कों पर है वहां दोनों तरफ की दुकानें खुल सकती थी, तो ये सारी चीजें अभी जारी रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई निजी संस्थान इस तरीके से हैं जहां पर अभी लोगों को अल्टरनेट डेज पर बुलाया जा रहा था या कम लोगों को बुलाया जा रहा था। वहां पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि जो डेस्क स्टाफ है या बैक ऑफिस स्टाफ जिसको बोलते हैं वहां उनकी संख्या तो रहेगी, लेकिन जो मार्केटिंग और सेल्स के लोग हैं उनको ऑफिस आने से मना किया गया है। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं जो अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने स्तर से न सिर्फ किए हैं बल्कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अधीन ही अपनी सहूलियत को देखते हुए, अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए उन चीजों को आगे बढ़ाने की बात कही है। इसी तरीके से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी सरकार ने इस बात को पुख्ता तौर पर कहा है और पहले से ज्यादा सख्त होकर के कहा है कि ऐसी जगहों पर जहां अभी तक कोरोना के मामले नहीं दिखे हैं, मिले हैं, बढ़े हैं, वहां पर अतिरिक्त सावधानी बरती जाए ताकि नए इलाके ना डेवलप हो। इसके अलावा जहां पर अब चूंकि अनलॉक 1 में हमने देखा कि अचानक जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़ी है, पॉजिटिव होने वालों की तादाद बढ़ी है,
तो उस हिसाब से जो कैंटोनमेंट जोन है वहां पर कहीं ज्यादा सख्ती होगी अनलॉक 1 की अपेक्षा अनलॉक 2 में। जी। किसी भी तरीके की दुकानें नहीं खुलेंगी, किसी भी तरीके की स्थितियां ऐसी नहीं बनेंगी जिससे लोगों के बीच में कोरोना वायरस का स्प्रेड हो। शादी ब्याह को लेकर के या कोई कंडोलेंस है उसमें भी सरकार अब पहले से ज्यादा निगरानी करेगी, क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक तो आप कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही सतर्कता पहले से ज्यादा बरतनी होगी। और राज्यों में ये स्थिति ज्यादा सुदृढ़ तरीके से हो सके, इसलिए राज्य सरकारों को अधिकार पहले की अपेक्षा ज्यादा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ महावीर नेगी भी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, देहरादून से। महावीर जी, अनलॉक 2 की शुरुआत आज से होने जा रही है। अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो क्या कुछ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सरकार के ऊपर फिलहाल केंद्र सरकार ने फैसला छोड़ा है, तो क्या कुछ यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? क्योंकि 4 धाम यात्रा की भी स्वीकृति फिलहाल दी गई है, तो किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है अनलॉक 2 को लेकर? जी बिल्कुल आरुषि, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो अनलॉक 2 है उसमें राज्य सरकारों को काफी हद तक अधिकार दिए गए हैं कि वो किस तरह से सतर्कता बरतते हुए जो अनलॉक करने की व्यवस्थाएं उनको जारी रखें। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में अब 4 धाम यात्रा को जिस तरह से हमने देखा कि जब 4 धाम यात्रा खुलनी थी तो वो उस समय कोरोना काल, बिल्कुल संक्रमण काल जो था वो अपने चरम पर था। हालांकि जो आंकड़े हैं जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, अभी भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अनलॉक 2 के इस पहले दिन में सरकार ने 4 धाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया है। और अब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो मास्क इत्यादि और जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की है उसको पालन करते हुए यहाँ पर 4 धाम यात्रा की जा सकती है। साथ ही साथ सीमित इसको रखा गया है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही जो बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन हो पाएंगे। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्योंकि जिस तरह से एक कोरोना का संक्रमण काल इस समय चल रहा है तो उससे निपटने के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था, लगातार जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, उस अर्थव्यवस्था को भी संभालना सरकार की दोहरी चुनौती के तौर पर है। और शायद यही वजह है कि लगातार आंकड़े भले ही बढ़ रहे हों, क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में इस समय 2881 जो कोरोना के मरीज हैं उनका आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि इसके इतर अगर हम देखें तो 2200 के आसपास जो मरीज हैं वो सही हो चुके हैं और केवल 580 के आसपास जो मरीज हैं वो इस समय एक्टिव मरीज हैं कोरोना के। तो कहीं ना कहीं जहां आंकड़ा बढ़ रहा है वहीं साथ ही साथ जो रिकवरी रेट है वो बहुत तेज गति से है। तो कह सकते हैं हम आरुषि की सरकार ने प्रयास किया है कि लगातार जो अनलॉक 2 की शुरुआत आज से है एक तरह से, तो उसमें जितनी हो सकती हैं, जितनी ज्यादा व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के प्रयास किया है। क्योंकि पहले उत्तराखंड में जो 7 बजे तक का मार्केट हुआ करता था, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, अब उसका टाइम बढ़ा दिया गया है, 8 बजे तक उसको कर दिया गया है। इसके अलावा जो राजधानी देहरादून में 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंदी होती थी शनिवार और इतवार, उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो ये तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस बात की भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये दूसरी जो गाइडलाइन है उनका पालन भी सख्ती से हो। जी बिल्कुल महावीर जी, जिस तरीके से कोरोना काल में हमने कहीं ना कहीं देखा था कि जो 4 धाम यात्रा की तिथि थी कहीं ना कहीं वो लंबित होती जा रही थी, लेकिन आज 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, तो कितना चैलेंजिंग फिलहाल सरकार के लिए होने वाला है? क्योंकि कोरोना काल फिलहाल चल रहा है और उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसमें लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है और बहुत देरी से ये स्टार्ट हुआ है लेकिन लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो कितना चैलेंजिंग फिलहाल सरकार की तरफ से है और क्या कुछ तैयारियां इसके लिए स्पेशल तौर पर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत वाजिब सवाल है आरुषि, क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को संभालना है और साथ ही साथ जो कोरोना का संक्रमण है उसको भी एक तरह से रोकना है, उस पर भी लगाम कसनी है। ये दोहरी चुनौती एक तरह से सरकार के पास है और सरकार ने कोशिश की है इन चुनौतियों का सामना करते हुए, कोशिश की है, हम कह सकते हैं कि प्रयास किया है कि जिस तरह से ज्यादातर चीजें हैं वो खोली जाएं। क्योंकि अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट की, क्योंकि रेस्टोरेंट भी अब खोले जा चुके हैं और साथ ही साथ रेस्टोरेंट को भी ये एक गाइडलाइन जारी की गई है कि वो वहां आने वाले सभी लोगों का
जो वहां पर मौजूद हैं उनका एक तरह से डाटा कलेक्ट करें, ताकि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसकी हिस्ट्री एक तरह से उनके पास रहे। तो ये तमाम तरह के प्रयास और इसी तरह के प्रयास किए गए हैं। और अगर हम बात करें क्योंकि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड एक तरह से जो धार्मिक पर्यटन है उस पर आधारित राज्य है। उस उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक तरह से टिकी हुई है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर मंदिरों को स्पेशल गाइडलाइन दी गई है। जो देवस्थानम बोर्ड है उसकी ओर से एक सख्त निर्देश इस तरह के दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और टाइमली, और जो सैनिटाइजेशन है जी लगातार, क्योंकि हम देख रहे थे कि मंदिरों का जो सैनिटाइजेशन है वो लगातार चल रहा है, डेली वहां पे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, ताकि सतर्कता बरतते हुए जो दिनचर्या है या जो नियमित कार्य हैं वो पूरे हो सके और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाया जा सके। और जहां तक सवाल आंकड़ों की करें, तो क्योंकि हम देख रहे थे कि जब पूरे विश्व में आंकड़े एक तरह से चरम पर थे, तो भारत में आंकड़े बहुत कम थे। और उत्तराखंड की अगर मैं स्पेशली उस दौरान की बात करूं तो उत्तराखंड में 2 डिजिट में आंकड़े थे, 60-65 के आसपास आंकड़े थे। लेकिन जिस तरह से जब से प्रवासियों, क्योंकि मई के महीने में प्रवासियों का जब वापसी हुई और प्रवासी उत्तराखंडी जब राज्य में लौटे, तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया और अभी भी लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन इसके उलट दूसरी तरफ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। 2881 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों में से 2200 के आसपास जो मरीज हैं वो सही हो चुके हैं, सही उन्होंने कोरोना को मात दी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आंकड़े जरूर लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल महावीर जी, यहाँ पर हमारे साथ रमेश पुरोहित जी भी जुड़ चुके हैं जयपुर से। रमेश जी, अनलॉक 2 की शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन इसी बीच आज से तमाम जो बैंकिंग नियम है और एलपीजी को लेकर भी यहाँ पर तमाम नियमों में बदलाव किया जा रहा है। आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे क्या कुछ फिलहाल नई चीज यहाँ पर बैंकिंग को लेकर और एलपीजी को लेकर देखने को मिलेगी? नया अनलॉकडाउन का जो दूसरा चरण है वो आज से जब शुरू हुआ तो कई चीजों में जो है दी गई है और भी ज्यादा। और आज भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जो संस्थानों के जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो है उद्घाटन किए थे, तो उस दौरान भी उन्होंने इसी बात को लेकर के कहा कि राजस्थान के संबंध में उनका जो एक आकलन था वो ये था कि यहाँ पर कोरोना के मामलों को जिस तरह से रोका गया है और उस पर कंट्रोल किया है, कई राज्यों ने उसको अपनाया है और देश और दुनिया में उसकी तारीफ है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि अब धीरे धीरे जो है राज्य सामान्य गति की तरफ जा रहा है। इसीलिए आज से जो नई जो व्यवस्थाएं लागू हुई है उसको देखते हुए उन्होंने उम्मीद भी जारी की कि बहुत जल्दी जो है जो सामान्य कामकाज शुरू हो जाएगा। लेकिन खास बात जो ये आप जिसकी जिक्र कर रहे हो, तो कई तरह के नियमों में जो छूट दी गई है और बैंकिंग सुविधाओं को एक्सपांड किया गया है, उसका निश्चित रूप से जो है एक सकारात्मक असर अब देखने को मिलेगा। और खास करके अगर व्यवसाय और बिजनेस की हम बात करते हैं तो अब आम दिनों की तरह बाजारों में जो गतिविधियां शुरू हुई है उसका भी जो पॉजिटिव इंडिकेशन है वो अब दिखने लगा है कि शाम के दौरान जो है बाजारों में भीड़ भाड़ देखी जाने लगी है, खरीदारी भी होने लगी है। इस लिहाज से जो बिजनेसमैन है वो भी लेकर इस बात को क्या कहना चाहिए कि आश्वस्त है कि आने वाला जो वक्त है धीरे धीरे वह निश्चित रूप से सामान्य दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। और अनलॉक 2 के गाइडलाइंस के तहत अगर बात करें तो कम से कम स्कूलों का जो मामला है वो बच्चों को अभी 1 महीने तक जो है आप अपने घरों में रहना पड़ेगा और 31 जो जुलाई तक स्कूल और कॉलेज, हालांकि स्कूलों में जो है कामकाज सामान्य रूप से जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन लोगों ने कामकाज शुरू कर दिया, क्योंकि अब नए एडमिशन होने हैं और एडमिशन के साथ में जो लड़के स्कूल छोड़ के दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो हायर एजुकेशन के लिए भी जो फॉर्म्स भरने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए टीसी की व्यवस्था है या अदर देन जो एजुकेशनल जो एक्टिविटीज है वो शुरू हो रही है। तो निश्चित रूप से जो लॉकडाउन 2 का जो असर है अब स्कूल कॉलेज के साथ साथ में एक सामान्य जो गतिविधियों की हम बात करते हैं पूरी तरह से वह अब आगे बढ़ने की और अग्रसर हो रही है। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से रमेश जी ने बताया कि जिंदगी फिलहाल सामान्य यहाँ पर लोगों की होती हुई नजर आ रही है। रमेश जी, कहीं ना कहीं ये भी मानने को मिल रहा है, खबरें ये भी आ रही है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अनलॉक 2 की आज से शुरुआत हो रही है, तो अब इसका असर घरेलू रसोई पर भी पड़ने वाला है। माना ये जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब जो रसोई गैस है उसके भी दाम यहाँ पर फिलहाल बढ़ सकते हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ फिलहाल जानकारी अब तक मिल रही है? सही कह रही हैं आप कि जिस तरह का जो क्राइसिस जो है पूरे देश में उभर करके सामने आया है कोरोना को लेकर के, और साथ में अगर इस बात को इनकार भी नहीं करें कि भारत को जो है कई फ्रंट पर जो है सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जूझना पड़ रहा है। एक तो कोरोना को कंट्रोल करने की बात है, और दूसरा जो सीमाओं पर जो टेंशन है, चाहे पाकिस्तान की ओर से हो या चाइना की ओर से, तो जो ज्यादातर जो रिसोर्सेज है इंडिया का, वह इन चीजों में जो है खर्च होता जा रहा है। और जो पेट्रोल की जो पिछले लगभग जो 15 दिन से जो पैसे लगातार बढ़ रहे हैं, तो लोगों में इस तरह का एक गुस्सा भी है और एक चिंता का माहौल भी है। आज तक तो ये हुआ कि लगभग 3 महीने तक जो है स्कूटर हो, कार हो या व्हीकल्स जो हो, स्कूल जाने वाले बच्चों के व्हीकल्स की बात करें तो वो लगभग बंद थे, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ा पेट्रोल के लिहाज से। ये एक तरह की बचत ही थी कि वो खर्च नहीं हो पाया। लेकिन अब जब गतिविधियां सामान्य होती जा रही है, बच्चे भी काम काज के लिहाज से घर से बाहर आना जाना हो रहा है, जो लोग आ गए वो अपने काम धंधे की ओर जा रहे हैं, कारें भी सड़कों पर दौड़ने लगी है, व्हीकल्स भी आने लगे हैं, तो जो कंजम्पशन है पेट्रोल और डीजल का वो और ज्यादा बढ़ गया। और इसके ऊपर जो खर्चा, जो घरेलू खर्च की हम बात करते हैं, वो थोड़ा सा अगर पेट्रोल और डीजल के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो कम था। लेकिन अब हर घर की एक ये मुसीबत की बनती जा रही है कि एक तो पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होना, और दूसरा कि इन विकल्प का उपयोग में लाया ना, ये दोनों तरह से जो घर खर्च का जो एक बजट है वो जरूर बिगड़ा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो महिलाओं को हो रही है, क्योंकि महिलाएं जो है वो घर खर्च का मैनेजमेंट वही देखती हैं। तो लिहाजा जो पेट्रोल और डीजल की जो बढ़त है कीमतों में, वो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, खास करके महिलाओं के लिए। जी, शेखर आनंद त्रिवेदी यहाँ पर हमारे साथ लगातार बने हुए। शेखर, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से स्कूल कॉलेज फिलहाल अभी तक नहीं खोले गए, अनलॉक 2 यहाँ पर स्टार्ट है, क्या कुछ लगता है क्योंकि आने वाले समय में अनलॉक 3 भी हमें देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा असर अगर लॉकडाउन का पड़ा है तो वो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है, तो किस प्रकार से, क्योंकि कोरोना के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे, तो सरकार के लिए किस तरह से चैलेंजिंग रहने वाला है आगे जाके स्कूलों को खोलना, कॉलेजों को खोलना? देखिए, स्कूल कॉलेज की जहां तक बात है तो इसमें कोई राय नहीं है कि बच्चे छोटे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी उस तरीके से नहीं होती है जितना बड़े या जवान झेल लेते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि स्कूल में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्लेग्राउंड्स वगैरह हैं, क्लासेस बड़ी बड़ी हैं, कुछ फैसिलिटेशन ज्यादा है, कई स्कूल ऐसे भी हैं जो उस तरीके के पैरामीटर्स को पूरे नहीं करते हैं। वो जोर जुगाड़ से बेसिक शिक्षा विभाग के या निगम के हैं तो निगमों से वो अपने इस काम को चलाते चले आ रहे थे। तो ऐसे में जो बच्चे हैं, अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं तो असेंबली सेशन होगा, फिर क्लास में भी 25-30 बच्चे एक साथ बैठेंगे, कई जगह तो 100-100 बच्चे एक साथ बैठते, तो वो सब चीजें जो हैं आज की तारीख में बहुत बड़ा खतरा है। तो फिलहाल सरकार ने 31 जुलाई तक के लिए शटडाउन करके रखा है सभी स्कूल कॉलेजों को, और ये कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई और वीडियो क्लासेस, इस तरीके की चीजें शुरू की जाएं। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी भी व्यवस्था बन रही है कि जैसे जो सरकारी स्कूल है वहां पर टीचर्स से ये कहा गया है कि आप अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनकी एक ऐसी लिस्ट बनाइए, उन बच्चों से बात करके, उनके पेरेंट्स से बात करके कि किसके पास स्मार्टफोन है, किसके पास घर में टीवी है, कौन सा बच्चा है जिसके यहाँ सिस्टम भी लगा हुआ है, इंटरनेट है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके का एक डाटा कलेक्शन पिछले 15 दिन से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये डेटा कलेक्शन जब पूरा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसके बाद ये तय करेगी कि किस तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये बात सही है कि मान लीजिए हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं तो वो तो एक बार फिर थोड़ा सा सिंसियर होते हैं, उनके अंदर समझ ज्यादा होती है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग उनको मेंटेन करनी है ये उनको बताया जा सकता है। और जो ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे हैं उनको बताया जा सकता है। लेकिन
पहली कक्षा या प्राइमरी केजी नर्सरी से लेकर के और 8वीं तक के बच्चों में आप इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो खिलंदड़ होते हैं और कई बार वो नियम कायदों को पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि बच्चे ज्यादातर अपने घर पे रहें और इस बीच में चाहे टेलीविजन के जरिए या मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए उन चीजों को, करिकुलम को, सिलेबस को पूरा कराया जा सके जो जो दरअसल होना चाहिए। जी। अभी आप देखिए कि बहुत सारे क्लासेस, स्कूलों को, बच्चों को प्रमोट ही कर दिया गया है। जो परीक्षाएं होनी थी या जो रिजल्ट आना था वो सब सरकार ने खत्म कर दिया और बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट कर दिया है उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए। तो ऐसा सरकार लगातार कर रही है अपनी तरफ से। अब आने वाले समय में हमें नहीं लगता है कि अभी स्कूल, देखिए जून और जुलाई तो सेंसिटिव महीने माने ही गए थे और संक्रमण के केसेस बढ़े हैं। अब अनलॉक 2 में जिस तरीके की फैसिलिटेशन दी गई है उसमें अगर जरा सी भी चूक होती है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है जब हम अगस्त में अनलॉक 3 की बात कर रहे हो उस समय पर आंकड़े कुछ इस तरीके की स्थितियां बता रहे हो जिसमें सरकार को या तो बैक करना पड़े या फिर कुछ सख्ती ज्यादा करनी पड़े। तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। ये लोगों के ऊपर है, हिंदुस्तान की जनता के ऊपर है कि वो किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन करती है, अपने आप को सुरक्षित रखती है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है और उसके बाद जो है व्यवस्थाएं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिखरानंद त्रिवेदी तमाम जानकारी देने के लिए। रमेश जी और महावीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। तमाम जो कुछ रियायतें फिलहाल सरकार की तरफ से दी गई है आज से वो लागू हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी यहाँ पर बनती है क्योंकि कोरोना से फिलहाल अभी भी जंग लड़ना बाकी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।